हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम करने वाले हैं DSSB 2021 में TGT नेचुरल साइंस के बायो के जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं इक्वल नंबर ऑफ सेल्स में, इक्वल डॉटर सेल्स में। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है दो सेल और इक्वल होती है दोनों सेल। तो इसका हमारा जो आंसर है वो स्पोरुलेशन होगा, बाइनरी फिजन या एंसेस्टेशन या फिर बडिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी, दैट इज बाइनरी फिजन। अमीबा इसका एग्जाम्पल है जो कि बाइनरी डिवीजन करने के बाद या तो हम ट्रांसवर्स डिवीजन करें या फिर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करें, तो इसका जो है इक्वल इक्वल डॉटर नंबर ऑफ सेल्स बन जाएगा। ठीक है, और दोनों ही जो है बिल्कुल अपने पेरेंट की बॉडी की जैसे ही दिखेंगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। कई बुक्स में हम डायग्राम देखते हैं, तो ये जो डायग्राम है हमें कुछ ऐसे मिलता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, और जब इसका डिवीजन होगा तो ये कुछ इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा। इसका जो न्यूक्लियस है वो भी अपने आप को डिवाइड कर लेता है और फिर फाइनली ये दो अलग अलग डॉटर सेल्स बना लेता है। तो इसमें जो डिवीजन हुआ है, ये जो इस तरह का डिवीजन है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। और ये लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स कि ये जो डिवीजन है ये इस टाइप से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह के डिवीजन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जो सेल है ये बनेगा, और जो सेम साइज होगा वो मीन्स जो पेरेंट का साइज होगा वही जो है डॉटर का साइज होगा। और इसमें दो कॉपी बनती है और दोनों जो है सेम दिखने में बिल्कुल सेम होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में कौन सी सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, लिम्फोसाइट ए, एफ या फिर बी और पी, एम, आई या फिर बी और टी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है वो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही WBC की टाइप होती हैं, और बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट क्या करती है, उनकी हेल्प करती है। जैसे कि 12th बायो में NCERT की बुक में ये गिवन है कि जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, और बी लिम्फोसाइट जो है आर्मीज ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, जबकि टी लिम्फोसाइट क्या करती है, डो नॉट सिक्रेट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल, बी की हेल्प करती है। और ये जो है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर गिवन है, जिसमें एक जो है हैवी चेन दी गई है, और इसी इनमें जो है ये सल्फाइड लिंकेज दी गई है। ये जो बड़े वाली चेन है इसको बोलते हैं हैवी चेन, और इसको हम बोलते हैं लाइट चेन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हम H2 और L2 से भी हम इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि दो जो चेन जो है वो हैवी है और दो चेन जो है वो लाइट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म के लिए कौन सी फंजाई रिस्पॉन्सिबल होती है। तो रिंग वॉर्म के लिए जो फंजाई रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारी ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन जो ये फंजाई है, और एक और फंजाई है जैसे कि यहाँ नाम गिवन है, ट्राइकोफाइटोन है और एपिडर्मोफाइटोन, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होती है रिंग वॉर्म के लिए। ये भी 12th बायो में दिया हुआ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। तो ये यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये वाइट कलर का एक सच स्किन नेल्स, ये स्किन नेल्स में भी हो सकता है, और वाइट स्केली लीजन जो है ये बना देता है कहीं भी जहाँ इनको मॉइस्चर मिलता है। और कैसे फैलता है, ये टावल से या फिर क्लॉथ से फैल सकता है, या फिर किसी कॉम्ब हम यूज़ करते हैं तो भी ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल जाती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो फंजाई है, फंजाई से फैलने वाले, और फंजाई जो है वो कैसे फैलती है, किसी का टावल यूज़ करने से, कॉम्ब यूज़ करने से, या फिर किसी के कपड़े शेयर करने से। तो ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन गैस मेक्स अप
कितना परसेंट बनाती है? 78%। 78% किसमें सुटेबल ऑप्शन है? ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 75 to 80%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट में ग्रोइंग एरिया में कौन सी सेल्स होती है, किस तरह की सेल्स हैं जो इंक्रीज करवाती हैं? देखिए, अब यहाँ दिया गया है एनसीईआरटी में रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करती है? जो टिप ऑफ रूट है वहां प्रेजेंट होती है, वाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। तो अगर जमीन के नीचे वाला पार्ट है तो यहाँ इस वाले एरिया में क्या प्रेजेंट होगी? शूट, सॉरी, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और ऊपर वाले एरिया में क्या प्रेजेंट होगी? शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा? एपिकल मेरिस्टेम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लैंक टिश्यू इज कंपोज ऑफ डेड सेल। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो डेड सेल से बना है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्क्लेरेनकाइमेटस। प्लांट के अंदर ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये लॉन्ग नैरो सेल होती है जिसमें लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग फ्यू न्यूमरस पेटिए प्रेजेंट होता है। और ये डेड है इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के सॉरी प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो जब दोनों ही नहीं होते तो हम बोलेंगे कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट है, और ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? स्क्लेरेनकाइमा। और जिसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता वो डेड सेल होती है, और यही डेड सेल्स जो है स्क्लेरेनकाइमा का टिश्यू फॉर्म करती है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। किस में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही वो मल्टी सेलुलर बॉडी शो करते हैं? तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया का इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए जो है वो ऐसे ही रैंडमली इसमें प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में ही। और ये जो है मल्टी सेलुलर देन शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन, कई बार ये अपनी बॉडी को जो है मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी डिजाइन कर लेती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट एग्जाम्पल होता है वो क्या है? मोनेरा। मोनेरा के अंदर ही सारे जो बैक्टीरिया है वो आते हैं। Next है, which of the following animal are also bilaterally symmetrical triploblastic but in addition they have a true body cavity। तो जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट फाइलम हमारा होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में सिमिट्री होती है एसिमेट्रिकल, क्योंकि इसका एग्जांपल है स्काइफा। स्काइफा में कोई सिमिट्री नहीं होती। जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस तरीके से स्काइफा पिक्चर है। अगर हम इसको लेफ्ट राइट में डिवाइड करेंगे तो भी इक्वली नहीं होता है डिवाइड, रेडियल में करेंगे तब भी इक्वल डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। फिर सेकंड आता है हमारा सिलेंट्रेटा। इसके अंदर जो है सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री, इसमें जो है हमारी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थीज में ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है सिमेट्री, लेकिन इसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बायलेटरली डिवाइड हो जाएगा ये, और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है लेकिन इसमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। थर्ड है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में एक्सेप्शन होता है स्टारफिश का। ठीक है, इसका जो लार्वा है, लार्वा के अंदर ये है स्टारफिश एडल्ट, और इसका जो लार्वा है वो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है। इसमें लेफ्ट राइट में तो डिवीजन हो जाएगा लेकिन रेडियली सिमेट्री इसमें नहीं होती, किसमें? लार्वा में। और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी ये नहीं होगा क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो बॉडी कैविटी इसमें भी नहीं होती। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दैट इज एनालिडा। ठीक है, तो एनालिडा के अंदर ये तीनों ही कैरेक्टर्स होंगे, बाइलेटरल भी होगा और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होगा, और इसके अंदर बॉडी कैविटी भी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 जर्म लेयर होती है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसमें 3 जर्म्स लेयर होते हैं। जब हमारा बॉडी का सिस्टम बन के तैयार होता है तो वो कितनी लेयर से बना है? मीन्स जब हमारा जन्म होता है, हमारी जो बॉडी की शेप है वो बननी शुरू होती है, ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं, तो कितनी मेम्ब्रेन से बनेगी? सबसे पहले तो हम एक फ्यूजन से हमारा बॉडी मीन्स हमारी जो बॉडी का फॉर्मेशन है वो 2 सेल्स के फ्यूजन से होता है, एक स्पर्म और एक जो है ओवम। लेकिन जब मेम्ब्रेन्स बनती है तो वो कितनी मेम्ब्रेन्स बनती है? 3 बनती है, तो हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और किसी किसी की बॉडी जो है वो 2 मेम्ब्रेन से ही बन जाती है, तो हम उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी जो है
हमारी बॉडी ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है ह्यूमन बींग्स में, 3 जर्म्स लेयर होती है और उनसे ही हमारी स्किन, हमारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, किडनी है, ये सब बनते हैं। तो ये एनालिडा के अंदर ट्रिप्लोप्लास्टिक है। फर्स्ट एक ऐसा है जिसमें कोई भी इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड है दोनों में डिप्लोप्लास्टिक होता है। फर्स्ट पोरिफेरा में ये क्या होता है, पोरिफेरा में एसिमेट्रिकल है, ना डिप्लो दिया हुआ ना ट्रिप्लो, ये एब्सेंट होता है पोरिफेरा में। सिलेंट्रेटा में और निडेरिया के अंदर ये क्या क्या होता है, ये होता है डिप्लोप्लास्टिक, 2 जर्म लेयर होती है, बाकी सबके अंदर ये ट्रिप्लोप्लास्टिक हुआ। तो ये डी है इसका एग्जाम्पल एनालिडा। द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इन ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय, हमारी जो ह्यूमन आई का प्यूपिल है उसके डायमीटर को कौन कंट्रोल करता है, इसका एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस क्या है, ये मसल्स की तरह काम करती है। तो ये जो है, ये ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पीपल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। और ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। एनसीईआरटी में ये आपको मिल जाएगा, 9th और 10th क्लास की बुक थी ये, इसमें वैसे आप ये इजीली देख सकते हैं। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, आइरिस रिस्पॉन्सिबल है। और फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन हमारा कितना होना चाहिए, जब मैं पास से कोई बुक रीडिंग कर रही हूँ तो कितना मेरा जो डिस्टेंस है आईज से बुक का कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस, तो ये जो है कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ही हम जो है बुक रीडिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पास में करेंगे तो अगर मैं बुक को यहाँ से यहाँ ले आऊँ तो मुझे जो है वो ब्लर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इसलिए मिनिमम डिस्टेंस हमारा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ, तो आंसर हमारा कर्वेचर है यहाँ पे। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ आई, ये भी 9th और 10th की बुक से आपको मिल जाएगा, आई थिंक 9th की बुक है शायद। नेक्स्ट है, सॉरी 10th की बुक में मिलेगा ये आपको। पर्सन विद ब्लैंक कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास की चीजें धुंधली दिखाई देंगी और दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी, तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया में। ये सॉरी ये होगा हाइपरमेट्रोपिया में। क्या हाइपरमेट्रोपिया में हमारे केस में जो नॉर्मल एज होती है 30 से मीन्स 18, 19, 20, 25, 30 तक जो होता है वो मायोपिया होता है, जिसमें हमें दूर का जो है साफ दिखाई देगा, पास का साफ दिखाई देगा। ठीक है, वो मायोपिया होता है। लेकिन जब एक एज हो जाती है, मीन्स 35 प्लस हम हो जाते हैं या 40 की एज में चले जाते हैं, तो हमें दूर का साफ दिखता है लेकिन पास की चीज़ें हमें ब्लर दिखाई देती है, तो उस केस में हाइपरमेट्रोपिया होता है। और जिसको दोनों होते हैं उसको होगा प्रेसबायोपिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। Which of the following organism engulf food to form food vacuole, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड वैक्यूल बनाता है खाने को निगलते टाइम, जब खाना निगल रहा है कोई ऑर्गेनिज्म तो फूड वैक्यूल भी बना रहा है साथ साथ, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, आंसर एक ही है, इट इज अमीबा। सूडोपोडिया के साथ ही अपने आसपास एनवायरनमेंट में खाने को देखता है और उसको निगल जाता है। नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी में अमीबा यहाँ दिया हुआ है, अमीबा फूड वैक्यूल बनाता है। नेक्स्ट है, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, आंसर है इसका 30.5 किलो जूल पर मोल। इसका आंसर भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 30.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए बॉडी की ग्रोथ को, तो ये करता है थायरोक्सिन, जिससे हमारा जो फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन से होता है। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, बट
हमें याद रखना है कि ये पेपर हमारा 2021 का है, अब 2025 चल रहा है, तो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हुआ है और मे भी अब क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे लेवल के देखने के मिली। ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बट अब की बार जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अब इसमें 9th-10th के क्वेश्चंस भी है 11th-12th के लिए, हो सकता है कि अब की बार 11th-12th के क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिले। नेक्स्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है, कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है? कॉन्सेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होती है रैपिड सेल डिवीजन वाले एरिया में, फ्रूट्स और सीड में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन कहाँ यूज होता है? इंसुलिन जो डायबिटीज जिनको होती है उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनता, इसलिए उनको डायबिटीज हो जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वाइटामिन है, ये कोई हार्मोन नहीं है। और जिब्रेलिन जो है ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, ये इसका सेल डिवीजन में कोई रोल नहीं है। Which of the following are key concept of Darwin theory of evolution? डार्विन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है अपनी थ्योरी में, मीन्स क्या कहा है डार्विन ने? ब्रांचिंग डेसेंट, नेचुरल सिलेक्शन, तो ये दोनों ही बातें करेक्ट है। नेचुरल सिलेक्शन या जो नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा, जो प्रकृति में इन्वायरमेंट में अपने आप को नेचुरली सिलेक्ट कर लेगा, जो अडेप्टेशन कर लेगा इन्वायरमेंट के साथ, वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा। जो अडेप्टेशन नहीं करेगा वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ब्रांचिंग डेसेंट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मेन ब्रांच है, यहीं से जो है अलग अलग स्पीशीज निकली है, लेकिन अगर हम एक बात देखें, इन सभी का जो मेन ब्रांच है वो क्या है? मेन ब्रांच तो ये है ना, ये मेन ब्रांच है, ये इसकी एक स्पीशीज है, इसमें से फिर दूसरी स्पीशीज निकल गई, फिर तीसरी स्पीशीज निकल गई, स्पीशीज अलग अलग निकल रही है, लेकिन इनकी जो मेन मीन्स इनकी जो मेन पेरेंट बॉडी है वो तो एक ही है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रांचिंग डेसेंट, कि अलग अलग टाइप से टाइम, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे स्पीशीज भी चेंज होंगी, मॉडिफाई करेंगी अपने आप को, लेकिन उनका जो कॉमन पेरेंट है वो हमेशा एक ही रहेगा, उनके जो पूर्वज है, कॉमन एंसेस्टर है, वो हमेशा एक ही रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, बोथ 1 एंड 2। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है डार्विनियन थ्योरी की, कि कैसे जो है चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी अपनी दी थी, और किस तरीके से उसने सिलेक्शन के बारे में बात की है कि नेचुरली सिलेक्ट वही होगा जो अडेप्टेशन करता है। ठीक है, तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं। Which of the following approach is based on the idea that organisms which are more distantly related will accumulate in a greater number of difference in their DNA? तो कौन सा ऐसा अप्रोच है बेस्ड ऑन आइडिया दैट ऑर्गेनिज्म विच इज आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड, मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, तो किसकी वजह से करते हैं, ऐसा क्या है? ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन देयर डीएनए विल एक्यूमुलेट अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन देयर डीएनए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए दिया हुआ है, डीएनए रिलेटेड किससे करते हैं? मॉलिक्यूलर मीन्स इसका अगर डीएनए की हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हमें डीएनए के बेसिस पे अगर डिफरेंसेस चेक करने हैं तो ये किस में आएगा? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी इज अ ब्रांच ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट यूज द मॉलिक्यूलर डेटा सच एज डीएनए। तो डीएनए के बारे में, प्रोटीन के बारे में बात करें, वो किस में आएगा? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में आएगा। आइसोटोपिक फाइलोजेनी क्या होती है? जो रेशियो में बताए ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बायोलॉजिकल टिश्यू टू, ये मीन्स रेशियो में बताएगा कि किसमें जो स्टेबल है कि रेशियो है, कितना कार्बन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है। और एटॉमिक फाइलोजेनी क्या होती है? एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जैसे प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में, लिपिड्स में, इनमें एटॉमिक कंपोजिशन कितना है, वो उसकी एटॉमिक फाइलोजेनी है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? Phylogeny is an approach that use the whole genome sequence data of different organism to infer their evolutionary history। जब हम किसी को कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब किसी के डीएनए की पूरी स्टडी करना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीनोम सीक्वेंसिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट वर
फाउंड 15 मिलियंस ईयर एगो एंड वाज मोर मैन लाइक, मैन की तरह दिखता था और 15 मिलियंस ईयर एगो पहले ये होता था प्राइमेट। कौन सा है? आंसर हो जाएगा ओनली वन, दैट इज रामापिथिकस। और जो ये ड्रायोपिथिकस है ये कॉमन एंसेस्टर है किसका? रामापिथिकस और शिवापिथिकस। ठीक है, एक राम भगवान जी और शिव भगवान जी। जो शिव नाम से आप याद कर सकते हैं, राम और शिव दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर है, दैट इज ड्रायोपिथिकस। और ये जो ड्रायोपिथिकस है ये एप्स की तरह ज़्यादा दिखता था, जबकि रामापिथिकस ह्यूमंस की तरह ज़्यादा दिखता था। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ओनली वन, सॉरी ओनली टू, दैट इज रामापिथिकस। Which of the following movement originated from an ancient in a remote village called Rani in Garhwal, high up in the Himalaya during in early 1970? तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जो हुआ था? ये हुआ था चिपको आंदोलन। इसमें क्या हुआ था चिपको आंदोलन में? ये चिपको आंदोलन जो है गांधी जी से रिलेट करता है कि अहिंसा अहिंसा नहीं होनी चाहिए, सॉरी हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हिंदी के शब्द है तो इनमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन रहता है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी से रिलेट करता है ये चिपको आंदोलन, कि कुछ जो वहाँ की औरतें थी उन्होंने क्या किया, पेड़ों से जाके वो चिपक गए कि हम पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। तो इसलिए ये चिपको आंदोलन हुआ था और ये रिलेट करता है। कब हुआ था ये? 1973 में। ठीक है। 76 which plants were introduced into इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर्स? कौन से ऐसे प्लांट है जो इंडिया में उनके फ्लावर्स की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन बाद में इनके जो एक्सेसिव ग्रोथ है वो हमारे लिए मीन्स उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो होता है, बट लेटर दे कॉज हैवोक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ बाय कॉजिंग ब्लॉक्स इन आवर वाटर वे। तो कौन सा है? इसका एक ही है, दैट इज आइशोरनिया। कुछ लोग इसको इकोर्निया बोलते हैं। ठीक है, इकोर्निया क्रैसिपिस, क्रैसिप्स, इकोर्निया क्रैसिप्स। ये जो है पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। 11th की एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा, बट अब ये चैप्टर जो है सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है। जो पुरानी बुक्स हमें देखने को मीन्स पुरानी बुक्स में या फिर गूगल पे हम सर्च आउट कर सकते हैं इसको। ये दिखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन जहाँ भी ये प्लांट होगा मीन्स जहाँ जिस भी एरिया में ये दिखेगा, जिस भी एरिया में मिलेगा, वहाँ की ऑक्सीजन लेवल जो भी पानी की होगी ना ये पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उससे होगा क्या, उस पानी में रहने वाले जितने भी जानवर होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, वो सभी एक्वेटिक एनिमल्स उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि सारी ऑक्सीजन कंप्लीट यही एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ये जो है हार्मफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट है 77, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। इट इज़ अ रेडिश ब्राउन कलर की गैस है जो पंजम स्मेल देती है और इनडायरेक्टली कॉज एसिड रेन। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? SO2 NO2 CFC SO3। तो आंसर है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तटीय क्षेत्रों में हवा की दिशा दिन एवं रात में बदल जाती है। जल वाष्प का निर्माण मानव की गतिविधियों से प्रभावित हो सकता है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन में बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होता है। जीवाश्म ईंधन के दहन से हवा में निलंबित कणों की मात्रा बढ़ जाती है। तो कोस्टल एरिया कौन सा होता है? ठीक है, नदी के किनारे आसपास, समुद्री एरिया का जो आसपास किनारे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे वाइंड चेंज होते हैं। ये टॉपिक है हमारा 7th क्लास का, 7th और 8th क्लास का आई थिंक। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ पानी है और ये जो है यहाँ पे कोई कोई लोग रहते हैं, यहाँ किसी के घर है, तो ये दिन में एयर ऐसे अगर मीन्स रात के टाइम में ऐसे एयर जा रही है तो दिन में ऐसे जाएगी। ठीक है, इस टाइप से जो है सर्कुलेशन होता है एयर का। ये कहाँ होता है? कोस्टल एरिया में। तो ये बात तो ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं फॉर्मेशन हो रही है, ये ह्यूमन बीइंग्स की वजह से होती है। ठीक है, ज़्यादा अगर ह्यूमन बीइंग पॉल्यूशन करते हैं तो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर हाई होता है और इवोपोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। थर्ड है फॉसिल फ्यूल लाइक ऑयल और पेट्रोलियम कंटेन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। और फिर लास्ट है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। ये करेक्ट है। इसमें क्या है, इसमें हमारा जो कार्बन है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो कोल पेट्रोलियम इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता। ठीक है, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेन वेरी लार्ज अमाउंट, इतने अमाउंट में नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ये इनकरेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन? एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है? ठीक है, तो नॉर्मली जब मैं इसको समझाती हूँ मैं क्या बोलती हूँ कि जैसे मार्केट से हम सामान लेके आते हैं, सब्जियाँ लेके आते हैं, तो हम ऐसे कैसे उसको नहीं खाते, हम उसको पहले क्या करते हैं, उसको अच्छे से वॉश करते हैं, उसको जो है कुक करते हैं, पकाते हैं और फिर उसको हम खाते हैं। तो सेम फॉर ये नाइट्रोजन के लिए भी ऐसा ही है। नाइट्रोजन को एज इट इज प्लांट यूज नहीं करते, उसको जो है फिक्स किया जाता है। ठीक है, यूजेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है, और ये कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। प्लांट के रूट्स में रहते हैं नॉर्मली, और ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। तीनों ही क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो दैट कि प्लांट उनको इजीली यूज कर पाए। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट पर्पस डू मैनी मरीन एनिमल्स जनरली यूज द डिजोल्व्ड कार्बोनेट्स इन सी वाटर? तो मरीन एनिमल्स किस पर्पज से ये इनको यूज करते हैं? तो किस पर्पज से यूज करते हैं वो इनको? कई समुद्री जानवर जो पानी में घुले हुए कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, किस लिए? अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है, पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो शेल को यूज करते हैं टू मेक देयर शेल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर अंडर वाटर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाता है करेक्ट सी। ठीक है, जैसे एक 11th में एग्जाम्पल है शेल का, जो मोलस्का में आता है। इस टाइप से एक्सोस्केलेटन होता है कि बॉडी, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है बॉडी के अंदर है ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं मोलस्का के अंदर जिनकी बॉडी का मीन्स एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर होता है। और ऐसे ही एक एग्जांपल है टोरटोइस का। टोरटोइस का जो स्केलेटन सिस्टम है वो भी बॉडी के बाहर होता है, जिससे वो जब भी उसको खतरा लगता है तो वो अपने जो हेड वाला पार्ट है उसको छिपा लेता है। तो सेम ऐसे ही मोलस्का में भी एक एग्जांपल है इस टाइप से। उसकी शेल उसकी पीठ पे प्रेजेंट होती है, और ये शेल जो है स्केलेटन की तरह काम करता है, एक्सोस्केलेटन। और ये किसका बना होता है? कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे सी। एनिमल किंगडम में मिलेगा ये 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन गिव अ गुड यील्ड? तो कौन सा है करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे? कौन मीन्स इनकरेक्ट बताना है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप इफिशियंसी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, अगर हम वैरायटी में इंप्रूवमेंट करते हैं तो हमें फसलें अच्छी मिलेंगी, करेक्ट है। प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करेंगे तो भी फसलें अच्छी मिलती हैं, और अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा देते हैं तो भी अच्छी मिलती है। लेकिन इफिशियंसी होता है किसी काम को करने की क्वालिटी, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्रॉप एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। Which of the following is a macronutrient for plants? मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कॉपर और जिंक। मैग्नीशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, और ये जो है रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होता है, राइबोसोम्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोलिब्डेनम, कॉपर और जिंक ये कम नंबर में मिलता है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। Xanthium and Cyprinus rotundus are example of, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है वीड्स के। वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनके एग्जाम्पल। तो जैंथियम और साइप्रिनस ये दोनों ही अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। कई बार स्किन एलर्जी हो जाती है इसकी वजह से, और खुजली हो जाती है, तो ये जो है वीड्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, द लेवल ऑफ विच वाइटामिन आर केप्ट हाई इन पोल्ट्री फीडिंग? पोल्ट्री फीडिंग में कौन सा वाइटामिन ज़्यादा हाई होगा? इसका आंसर विटामिन वाइटामिन ए बी, वाइटामिन सी डी, वाइटामिन ई के, वाइटामिन ए के। आंसर है करेक्ट वाइटामिन ए एंड के। वाइटामिन ए से उनकी मस्कुलर ग्रोथ ज़्यादा होती है, और वाइटामिन के से उनकी जो कहीं अगर वाइटामिन ए की कमी होगी तो बर्ड्स के अंदर नोजिया और उनकी आईज में जो है चिपचिपा एक पदार्थ होता है म्यूकस, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है उनकी कमी की वजह से। तो वाइटामिन ए और के दोनों ही इम्पोर्टेंट है। द क्रेडिट फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया गोज टू, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रेडिट किसको दिया जाता है? इसका आंसर है करेक्ट
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स ऑन द नेचुरल फ्लफर्स फ्लोअर्स। तो इसका जो है करेक्ट आंसर, बहुत इजी है ये तो, आप भी बता सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट इज अर्थवॉर्म। अर्थवर्म क्यों है? क्योंकि अर्थवर्म सॉइल में रहता है, सॉइल को ही खाता है, ठीक है, और उसी को डाइजेस्ट करता है, और उसी से जो उसका वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा वो भी सॉइल में, तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। और किसान को क्या चाहिए? अच्छी मिट्टी उपजाऊ जिससे उसकी फसलें अच्छी हो। तो इसलिए अर्थवर्म जो है वो किसान के लिए उसका एक फ्रेंड की तरह काम करता है। वट आर द हेन्स कोल्ड विच आर रियर्ड फॉर एग? जो हैंस जो है दो तरह के, कुछ लोग होते हैं जो मीन्स खाते भी हैं, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, और कुछ जो सिर्फ एग एग खाने वाले, जो अपने आप को वेजिटेरियन बोलते हैं और एग्स जो यूज़ करते हैं, तो वो किस में आएंगे? अब इनमें कौन सा करेक्ट है? जो ओनली एग खाने वाले हैं वो, उनके लिए कौन सा हैन यूज़ होगा? तो उनके लिए जो यूज़ होगा वो है लेयर्स। जो मीट खाने वाले होंगे वो होंगे ब्रॉयलर्स। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर है सी। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए वट आर हैंस कॉल्ड विच आर रियर्ड फॉर एग्स, जो एग के लिए है तो लेयर्स, और अगर यहाँ पे मीट होता, आंसर क्या आएगा? फिर ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, नेचुरल वाटर कौन सा है? स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर, रिवर वाटर। तो रेन वाटर है नेचुरल और प्योर भी है। लेकिन जब ये पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या बना लेता है? पॉल्यूशन में जो मीन्स जो गैसेज होती है उनके साथ रिएक्ट करके ये एसिड रेन बना देता है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? तो ये शायद डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी कितनी होगी? इसका आंसर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। आई थिंक ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये गलती से इसमें आ गया। एपिस सिरेना इंडिका इज अ टाइप ऑफ, एपिस ये एक टाइप है बी, ठीक है, मधुमक्खी की टाइप है ये, और इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है हनी कलेक्ट करने की, हनी फॉर्मेशन की। तो एपिस सिरेना इज अ टाइप ऑफ बी। यहाँ हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेपर एज यू कैन सी ये भी 7 तारीख को ही हुआ था 2021 में। ये शिफ्ट थर्ड है, और जो अभी हमने कंप्लीट किया वो शिफ्ट सेकंड में आया था, यानी वो दोपहर के टाइम हुआ था, ये इवनिंग के टाइम पे हुआ था। तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।